हेलो प्यारे बच्चों, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 के हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 का 5वां अध्याय करने वाले हैं। बच्चों, 5वें अध्याय में कवि सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा लिखित कविता दी गई है, पर्वत प्रदेश में पावस। हमने इस कविता को बहुत ही अच्छे से पढ़ा है, साथ ही पंक्तियों के भाव भी समझे हैं और जो कठिन शब्द दिए गए हैं उसके अर्थ भी आपको बताए हैं। यदि आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को देखें, क्योंकि वो वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हमें कविता को पढ़ना चाहिए, उसके भावों को समझना चाहिए और जो उसमें कठिन शब्द दिए गए हैं उसको समझना चाहिए, तब जाकर के आप कविता की व्याख्या लिख पाएंगे। तो आज हम आपको सिखाएंगे कि कविता की व्याख्या कैसे लिखनी चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि कविता की पंक्तियों को स्पष्ट रूप से पढ़ेंगे। उसके बाद बच्चों, जब हम कविता की इन पंक्तियों का व्याख्या करते हैं तो व्याख्या करने से पहले हमें प्रसंग लिखना चाहिए, उसके बाद ही इसका व्याख्या करना चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा कि कई प्रश्न ऐसे आते हैं जिसमें आपको कविता की पंक्तियां दे दी जाती हैं और कहा जाता है कि इन पंक्तियों के भाव स्पष्ट करें या आशय स्पष्ट करें या व्याख्या लिखें। तो जब भी आपसे इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप प्रसंग लिखेंगे, उसके बाद ही आप उन पंक्तियों के भाव को स्पष्ट करें या आशय स्पष्ट करें या व्याख्या लिखें। तो चलिए हम पंक्तियों को सबसे पहले पढ़ते हैं, उसके बाद उसका भाव स्पष्ट करेंगे। तो देखिए, पंक्तियां कुछ इस प्रकार से हैं। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। कवि कहते हैं कि कैसी ऋतु थी पर्वत प्रदेश में? पावस यानी वर्षा ऋतु थी। वर्षा ऋतु थी पर्वत प्रदेश में और वर्षा ऋतु के कारण वहाँ का जो वातावरण था वो पल पल क्या हो रहा था? परिवर्तित, बदल रहा था। तो देखिए, सबसे पहले प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग में हम लिखेंगे बच्चों कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से लिया गया है। इसके कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। इसमें कवि ने वर्षा ऋतु का सुंदर वर्णन किया है। उसके बाद हम व्याख्या लिखेंगे। तो व्याख्या भी कुछ इस प्रकार से आपको लिखना है। कवि कहते हैं कि पर्वतीय क्षेत्र में वर्षा ऋतु का प्रवेश हो गया है, जिसकी वजह से प्रकृति के रूप में बार बार बदलाव आ रहा है। अर्थात कभी बारिश होती है तो कभी धूप निकल आती है। तो इस प्रकार का बदलाव जो है वह कहाँ आ रहा है? पर्वत प्रदेश में। कब? तो वर्षा ऋतु के आने से। अब बच्चों, कविता की दूसरी पंक्ति देख लेते हैं। दूसरी पंक्ति में कवि कहते हैं, मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्र दृग सुमन फार, अब लोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकार, जिसके चरणों में पलाताल दर्पण सा फैला है विशाल। तो आपको मैंने मेखलाकार शब्द का अर्थ बताया था। फटाफट कमेंट करके बताइए बच्चों कि मेखलाकार शब्द का अर्थ क्या होता है। मेखलाकार यानी करघनी के आकार का। क्या होगा यहाँ पे? करघनी। अब करघनी क्या होता है ये भी बताया था आपको। यह आभूषण होता है जो महिलाएं अपने कमर में बांधती हैं। तो यहाँ कवि जो है वह कहते हैं कि पर्वत जो है वह अपने मेखलाकार आकार से क्या कर रहा है? चारों तरफ देख रहा है। कैसे नेत्र हैं उसके? तो दृग सुमन यानी पुष्प रूपी नेत्र से वह देख रहा है। कहाँ देख रहा है? तो नीचे जल में अपने स्वरूप को देख रहा है। और वो जो जल है वह कहाँ इकट्ठा है? तो पर्वत के नीचे जो एक ताल यानी तालाब के रूप में फैला हुआ है, और उसी विशाल तालाब में वह अपने स्वरूप को निहार रहा है। तो अब हम इसका प्रसंग लिखेंगे। सबसे पहले प्रसंग में लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से ली गई है। सभी में आपको इसी प्रकार से प्रसंग लिखने हैं, ठीक है। इसके कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। इसमें कवि ने पर्वतों का सजीव चित्रण किया है। व्याख्या कुछ इस प्रकार से लिखें बच्चों। इस पद्यांश में कवि ने पहाड़ों के आकार की तुलना करघनी अर्थात कमर में बांधने वाले आभूषण से की है। कवि कहते हैं कि करघनी के आकार वाला पहाड़ अपनी 1000 पुष्प रूपी आंखें फाड़कर नीचे जल में अपने विशाल आकार को देख रहा है और ऐसा लग रहा है कि पहाड़ ने जिस तालाब को अपने चरणों में पाला है
वह तालाब पहाड़ के लिए विशाल आईने का काम कर रहा है, क्योंकि वह अपना स्वरूप कहाँ दिख रहा है, तो उसी तालाब में देख रहा है जो उसके चरणों में पला है, यानी जो उसके नीचे है। अगली पंक्ति देखिए, गिरी का गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। तो इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि गिरी का गौरव गा गा कर। अब गिरी का गौरव कौन गाता है? गिरी शब्द का अर्थ भी आपको बताया है। गिरी शब्द का अर्थ होता है पहाड़, पर्वत। तो उसका गौरव कौन गाकर झरझर बह रहा है? झरना। झरना जो है वह विशाल पर्वत का क्या कर रहा है? गौरव गान कर रहा है और झरझर करता हुआ बह रहा है। और उसकी जो वो आवाज़ है वह नस नस में उत्तेजना उत्पन्न कर रही है, यानी प्रसन्नता उत्पन्न कर रही है। झरने की जो पानी है जो नीचे की तरफ गिर रही है ना, वो कैसा लग रहा है? मोती की लड़ियों की तरह। और जब वह पानी नीचे गिर रहा है तो झाग उत्पन्न हो रहा है। गिरिवर के उर से उठ उठ कर उच्च आकांक्षाओं से तरुबर है, झांक रहे नीरव नभ पर अनिमेष अटल कुछ चिंता परक। अब इन पंक्तियों को समझिए, इसमें कवि क्या कह रहे हैं? गिरिवर, गिरिवर शब्द जो है बच्चों वो पर्यायवाची है किसका? पहाड़ का। और यहाँ पे पहाड़ के बहुत सारे पर्यायवाची दिए गए हैं, गिरी, गिरिवर, पर्वत, तो ये सब पर्यायवाची हैं। तो यहाँ गिरिवर के उर से उठ उठ कर, उर शब्द का अर्थ होता है हृदय। तो गिरिवर के उर से उठ उठ कर किसकी उच्च आकांक्षाओं की बात की गई है? तरुबर, तरुबर यानी वृक्ष, उसकी आकांक्षाओं की बात कर रहे हैं कि उसकी जो उच्च आकांक्षाएं हैं उसको लिए हुए वह कैसा दिख रहा है? चिंतापरक यानी चिंतित है, और नीरव नभ यानी शांत आकाश की ओर एक टक देखे जा रहा है। तो चलिए इसका व्याख्या करते हैं। यहाँ देखिए, सबसे पहले प्रसंग लिखेंगे आप। तो प्रसंग लिखना आपको सिखा दिया गया है। प्रसंग इस प्रकार से आप लिखेंगे। इसमें कवि ने झरनों की सुंदरता का वर्णन किया है। व्याख्या लिखेंगे हम। इस पद्यांश में कवि कहता है कि मोतियों की लड़ियों के समान सुंदर झरने झरझर की आवाज़ करते हुए बह रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वे पहाड़ों का गुणगान कर रहे हों। उनकी करतल ध्वनि नस नस में उत्साह अथवा प्रसन्नता भर देती है। और जो अगली पंक्ति है उसमें कवि कहते हैं कि पहाड़ों के हृदय से उठ उठ कर अनेकों पेड़ अपनी उच्च आकांक्षाओं यानी ऊंचा उठने की जो इच्छा है उसको लिए हुए एक टक दृष्टि से किसको देख रहा है? शांत आकाश को। और इस तरह देख रहा है मानो कि वह चिंता में डूबा हुआ हो। अर्थात बच्चों वे हमें निरंतर ऊंचा उठने की प्रेरणा दे रहे हैं। ठीक है, तो जब आप कविता की पंक्तियों को समझेंगे तो आप अपने शब्दों में व्याख्या लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हमें व्याख्या रटना पड़े। सबसे पहले कविता की पंक्तियों को समझें। बच्चों वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। साथ ही यदि आपका कोई सुझाव या प्रश्न हो तो अपने सुझाव और प्रश्न भी हमें कमेंट में लिखें। कविता की अगली पंक्ति देखिए। उड़ गया अचानक लो भूधर, फरका अपार पारद के पर, रब शेष रह गए हैं निर्झर है टूट पड़ा भू पर अंबर। अब यहाँ कवि कहते हैं कि उड़ गया अचानक लो भूधर। भूधर शब्द का अर्थ होता है बच्चों पहाड़। क्या होता है? पहाड़। तो यहाँ कवि को लग रहा है कि सारे पहाड़ क्या हो गए हैं? उड़ गए हैं। और पारद के पद, इसका अर्थ होता है पारे के समान धवल या चमकीले पंख वाले। तो यहाँ कह रहे हैं कवि कि जब वो प्रकृति को देख रहे हैं तो उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे सभी पहाड़ पंख लगाकर, चमकीले पंख लगाकर उड़ गए हैं और शेष क्या रह गया है? तो जो निर्झर झरना बह रही थी उसकी आवाज़, रब शेष यानी आवाज़ होता है, आवाज़ का शेष रह जाना। तो यहाँ कवि यही कहते हैं कि सिर्फ आवाज़ ही शेष रह गया है, बाकी तो सभी उड़ गए हैं। और ऐसा लग रहा है जैसे अंबर जो है यानी आकाश जो है भू यानी पृथ्वी पर आ गया हो। अगली पंक्ति में कहते हैं धस गए धरा में सभय साल, उठ रहा धुआं जल गया ताल।
यूं जलद यान में बिचर बिचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। धस गया धरा में सभय साल। सभय यानी जिसमें भय हो उसको कहते हैं सभय, और इसका विपरीत होता है अभय। ठीक है, तो यहाँ पे कवि क्या कह रहे हैं, धस गए धरा में सभय साल। साल के जितने वृक्ष थे वह सभी डर के मारे क्या हो गए हैं, पृथ्वी के अंदर धस गए। धरा यानी पृथ्वी। उठ रहा धुआं जल गया ताल। और चारों तरफ का वातावरण ऐसा है जैसे धुआं उठ रहा हो। जब वर्षा होता है बच्चों पहाड़ी इलाकाओं में, तो वर्षा के बाद एक फॉग सा छा जाता है। तो यहाँ कवि कहते हैं कि जब वर्षा के बाद उन्होंने बाहर का वातावरण देखा तो उन्हें लगा जैसे सब कुछ क्या हो गया हो, खत्म सा हो गया है, और चारों तरफ धुआं ही धुआं उठ रहा है, जैसे तालाबों में आग लग गई हो। यूं जलद यान में बिचर बिचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। और आगे कहते हैं कि वर्षा के जो देवता हैं इंद्र, वह अपने यान में घूम घूम करके क्या कर रहे हैं, इंद्रजाल फैला रहे हैं, यानी जादूगरी दिखा रहे हैं। अब देखिए, सबसे पहले लिखेंगे प्रसंग। ठीक है, प्रसंग में वही सारी बातें लिखेंगे कि यह कविता जो है वह ली गई है स्पर्श भाग 2 से। इसके कवि सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। इसमें कवि ने बारिश के कारण प्रकृति का बिल्कुल बदला हुआ रूप जो है वह दर्शाया है। व्याख्या कुछ इस प्रकार से करेंगे बच्चों। इस पद्यांत में कवि कहता है कि तेज बारिश के बाद मौसम ऐसा हो गया है कि घनी धुंध के कारण लग रहा है मानो पेड़ कहीं उड़ गए हों, अर्थात गायब हो गया है। ऐसा लग रहा है कि पूरा आकाश ही धरती पर आ गया हो, केवल झरने की आवाज ही सुनाई दे रही है। प्रकृति का ऐसा भयानक रूप देखकर साल के जो वृक्ष हैं वो डरकर धरती के अंदर धंस गए हैं। चारों ओर धुआं होने के कारण लग रहा है कि तालाब में आग लग गया है। तो वास्तव में वो धुआं नहीं होता है, बारिश के बाद जो धुंध सी होती है वो दिखाई देता है। और कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि ऐसे मौसम में इंद्र भी अपना बादल रूपी विमान लेकर इधर उधर जादू का खेल दिखाता हुआ घूम रहा है। तो आप समझ गए होंगे कि हमें जब भी कविता की कोई पंक्ति दे दी जाती है तो उसका भाव कैसे स्पष्ट करना है। सबसे पहले हमें प्रसंग लिखना है, उसके बाद ही उसका भाव स्पष्ट करना है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे इसी अध्याय के प्रश्न अभ्यास के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।